Okay, welcome all of you. I'm audible. क्या बच्चे सब मुझे सुन पा रहे? All सही है. ऋत्विक यस, वेरी गुड ऋत्विक. चलो, बहुत बढ़िया. ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पोटेंशियल की चीजें पढ़ रहे थे. हमने डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज की वजह से पोटेंशियल डिराइव करा था. हमने रिंग का पोटेंशियल डिराइव करा था उसके एक्सिस पे, रिंग के सेंटर पे. फिर रिंग को अपन ने एलिमेंट्स ले लेके डिस्क का भी निकाल दिया था पोटेंशियल, है ना. तो हमने काफी चीजों के पोटेंशियल डिराइव करे थे. अभी हम जितने भी टाइप के चार्ज बॉडी हो सकती सबका पोटेंशियल निकालना नहीं सीखे हैं, पर कुछ चार्ज बॉडीज का पोटेंशियल निकालना हमने कर लिया है. अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड चार्ज बॉडीज के पोटेंशियल्स को लेकर, और फिर उसके आगे फिर चीजें अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के पोटेंशियल हमने काफी डिराइव कर ली थी, उतने सफिशिएंट थे. अब अपन कुछ आगे की चीजें देखते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे पास एक रिंग है. इस रिंग पे चार्ज है, क्यू चार्ज है. दिस इज अ रिंग. The radius of the ring is r and this is axis of ring. This is axis of ring. इस रिंग के एक्सिस पे सपोज रिंग के सेंटर से मैंने r डिस्टेंस पर ही यहां पर है ना एक -q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m. मैंने एक -q चार्ज रखा हुआ है जिसका मास m है. यहां पर मैंने एक चार्ज प्लेस कर रखा है जिसका चार्ज है -q और मास है m. This mass is actually attracted towards the ring because ring पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टेड होगा, है ना. अब इसे मैं फेंकना चाहता हूं, इसे मैं दूर ले जाना चाहता हूं रिंग से, और दूर ले जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूं. दूर ले जाने के लिए मैंने इसे स्पीड प्रोवाइड कर दी, प्रोजेक्ट कर दिया इसे एक्सिस ऑफ रिंग पे. तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए कि ये रिंग से एस्केप हो जाए, एक तरह से एस्केप वेलोसिटी पूछिए, है ना. तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि व्हाट वुड बी minimum speed so that charge minus q may reach infinity. करिए. रिंग के एक्सिस पे, अच्छा रिंग फिक्स कर रखिए, रिंग मूव नहीं कर सकती, रिंग इज फिक्स, ये फिक्स है. केवल चार्ज को अपन वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज को कम से कम कितनी स्पीड प्रोवाइड करना पड़ेगी कि वो इनफिनिटी में चल जाए. तो एक तरह से मैंने आपसे एस्केप वेलोसिटी पूछी है. करिए ट्राई. बच्चों को गुड मॉर्निंग, जल्दी से ट्राई करिए. क्वेश्चन किया है मैंने. रिंग के एक्सिस पर एक चार्ज रखा है, चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिए. आयुष का तो आंसर भी आया है. आयुष ये आंसर आप एवरीवन को मत दीजिए कभी भी, है ना. आंसर सिर्फ मुझे भेजा करिए. आई वोंट कमेंट ऑन योर आंसर. तो बाकी बच्चे भी ट्राई करिए जल्दी से. ठीक, देखते हैं. दो बच्चों का आंसर आया मेरे पास. सर का भी आ गया, वेरी गुड. अच्छा, आपसे पूछा है मैंने रिंग के एक्सिस पे चार्ज रखा है, क्या वेलोसिटी प्रोवाइड करे उसे इंफिनिटी जा पाएगा. ग्रेविटेशन में भी करा है आपने, एस्केप वेलोसिटी एक तरह से पूछी है मैंने आपसे. Yes, Nishit, Nimit, very good. कुछ बच्चे को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम से आया करिए.
सॉल्व करते हैं अपन भी। तो बेसिकली करना क्या है, इस चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड करिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और ये चार्ज इस रिंग के साथ अभी रखा हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसके साथ। अब इंफिनिटी चले जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, हम मानते हैं इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्या हो सकती है इंफिनिटी पे, जीरो हो सकती है। और कौन सा कंजर्वेटिव किसी कंबाइन में प्लीज हो रखिए। चलो, तो ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। तो सिस्टम में इनिशियल एनर्जी कितनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी थी मास में प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल का चार्ज माइनस q है और वो जहां रखा है वहां का पोटेंशियल आपको लिखते आता है, वो हो जाएगा रिंग की वजह से kq अपॉन डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस विल बी रूट ओवर r, पर रूट टू r, ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट टू r, तो इसी में मिलेगा तो रूट टू r। तो ये हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने में चार्ज भी साइन रखना होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो ये हमारा इनिशियल सिस्टम की एनर्जी शुड इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनफिनिटी कम से कम जो हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी इनफिनिटी जीरो होती है। तो यहां से जब मैंने स्प्लिट को मिनिमम रखा तो मैं मान के चल रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनफिनिटी जीरो। बस इसे सॉल्व कर दो, तो थोड़ा सा अरेंज करो, m v मिनिमम का स्क्वायर, ये 2 उधर भेज दूंगा मैं, तो √2 k q बाय r हो जाएगा। n को डिवीजन में भेज दो और रूट ले लो इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर चलो आ रहा है समझ में सबको, बाकी सभी सर बच्चों। हाँ बोलिए। सर अगर पार्टिकल इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तो बोलिए। सर अगर पार्टिकल इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब वहां पे जो स्पीड होगी उससे वो चलते जाएगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी वेलोसिटी से चलते जाएगा। मतलब जब तक उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप बोल सकते हो क्या करेगा, है ना। यस सर। हाँ चलो, और अर्नव यस, जब एनर्जी कंजर्व है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि लॉस इन एनर्जी इक्वल टू गेन इन एनर्जी, कोई एनर्जी कम हो रही है कोई बढ़ रही है, तो एक में जितनी कमी हुई दूसरी में उतनी बढ़ गई, वैसा भी बोल के कर सकते थे। ठीक है, चलो तो ये एक अपन ने करा क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड के फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी थी, तो आपसे पूछा जाता है वहां पे कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के सबसे पास में कितने डिस्टेंस तक आ सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स मिनिमम डिस्टेंस तभी आ रही होगी जब गोल्ड के एटम को गोल्ड के न्यूक्लियस के बिल्कुल डायरेक्शन में अलाइनमेंट में अल्फा पार्टिकल आ रहा हो, तभी मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है। मान लो गोल्ड का न्यूक्लियस यहाँ पे फिक्स था, अल्फा पार्टिकल का मास है, चार्ज ऑफ कोर्स इसका +2e होगा, और इसे 20 फीट से फेंका गया था फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। ये अल्फा कहां से प्रोजेक्ट करा है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस। आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आप करो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। केमिस्ट्री में ऐसा शायद सिखा हो आपने, नहीं भी सिखा हो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने अभी पढ़ाई के कॉन्सेप्ट इस तरह के, तब कर सकते हो ये। रिपीट कर देता हूं मैं, हमने क्या करा है, अल्फा पार्टिकल को फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस प्रोजेक्ट करा है टुवर्ड गोल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज यहां पे प्लस देरी बता दिया मैंने, और आपको बताना है कि ये अल्फा पार्टिकल इसके कम से कम कितना डिस्टेंस तक आ सकता है, इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। करेक्ट, अथर का आंसर भी आ गया, अंश का भी आ गया, ठीक है।
चलो वो क्वेश्चन हो जाए तो ये एक और दे दिया मैंने क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, और ट्राई करें। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा बहुत दूर से फेंका था, लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो मान लेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी रहेगी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर। वो जब सबसे पास में पहुंचेगा तो उस समय अल्फा की स्पीड जीरो रहनी चाहिए, जब वो सबसे पास में पहुंच गया, अगर स्पीड बचेगी तो और क्लोज जाता है, तो स्पीड यहाँ पे जीरो होना चाहिए जब वो सबसे पास में, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो और पोटेंशियल में आएगी के, न्यूक्लियस का चार्ज, अल्फा का चार्ज अपॉन डिस्टेंस जो भी है, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे देखो आर मिनिमम बहुत ही आसानी से मिल रहा है आपको, मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से k z 2k z स्क्वायर सॉरी 4k z स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, आंसर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो सब बच्चे किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझको। तो ये हो चुका है, तो अगला क्वेश्चन करो फिर। हमने दो चार्जेस को फिक्स कर रखा है, दिस आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, तो इनको फिक्स कर रखा है और इंफिनिटी से एक चार्ज q जिसका मास सेम है उसे प्रोजेक्ट करा, तो उसे कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करे, उसे इंफिनिटी से प्रोजेक्ट करा, चार्ज q is projected from large distance, what should be minimum v so that it may reach point a, मैंने को पॉइंट ए दिखाया, मैं पॉइंट पे पहुंच सके इसलिए कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना चाहिए। चलो सारे क्वेश्चन और एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड है बेसिकली, सब में थोड़ा थोड़ा तो वेरिएशन करके पूछ रहा हूं मैं। तो पुराना क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं। चार्ज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, दो फिक्स चार्जेस थे, इस चार्ज को यहाँ वाले पॉइंट पे पहुंचाना है, तो कम से कम स्पीड क्या देना पड़ेगी। अथर्व गलत बात है, इज नॉट द आंसर। मान लगाइए थोड़ा, करिए अच्छे से। यस सर नो, मिनिमम स्पीड क्या देना पड़ेगी पूछा है, और आयुष का कुछ रिप्लाई आया मेरे पास, आयुष चेक करते, आयुष चेक करते अपन। गलत लग रहा है वैसे तो मुझको आयुष है, कुछ मिस्टेक दिखती ही मुझे। निश्चित गलत है, गलत लग रहा है मुझे।
और कोई किसी का आंसर और कुछ? ठीक है, ट्राई करो। अरुणा गलत लग रहा है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी चीज की ध्यान देना। क्वेश्चन को स्टार लगा के लिखना है कॉपी में। जो -q चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद तो -q का फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। -q की वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा इस +q के रिपल्शन से। तो एट एक पॉइंट यहाँ पर होगा जहां होगी न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उसके बाद माइनस अपने आप q से खींच लेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में इस चार्ज को a तक नहीं पहुंचाना है, आपको उस पॉइंट तक पहुंचाना है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रल पॉइंट था। बिफोर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो चार्ज रिपल्शन फील करेगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही से खींच लेगी। तो आपको यहां तक पहुंचाने के लिए आपको बस इस जगह तक पहुंचाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आगे आ जाएगा ना पार्टिकल, तो अपने आप ही माइनस उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे फंडा ये था कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो जाएगी कि -q चार्ज को अपने आप ही पुल कर लेगा। अब वो पॉइंट कहां आता है, न्यूट्रल पॉइंट कहां आता है, वो आपको निकालना आता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा पहले तो वो देखते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, +2q इलेक्ट्रिक फील्ड और -2q इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी वहां पर। तो k2q अपॉन वहां से डिस्टेंस, मान लो यहां से डिस्टेंस x थी, तो k2q अपॉन x + l का स्क्वायर इज इक्वल टू kq अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x + l का स्क्वायर। रूट ले लो तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, l अपॉन √2 माइनस, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो l * √2 + 1 अपॉन नीचे √2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है। ये डिस्टेंस आ गई और ये l/4 से ज्यादा है। ये यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट जो दिया था, इस कोऑर्डिनेट से हमको समझ में आ रहा है कि पॉइंट है कि यहाँ से डिस्टेंस l/4 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला जो पॉइंट है वो इससे आगे है ना। यहाँ कहीं पर हमको पार्टिकल पहुंचाना है, फिर उसके अपने आप आगे चले जाएगा। तो इंफिनिटी से यहाँ पहुंचा दो बस। अब एनर्जी कंजर्वेशन कर लो और इंफिनिटी से यहाँ लाने के लिए एनर्जी क्या देना पड़ेगी वो देख लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k q2 + 2q चार्ज होगी, दोनों चार्ज की वजह से लिखना पड़ेगा। प्लस q2 की वजह से होगी k + 2q अपॉन उससे डिस्टेंस हो जाएगी l + दिस डिस्टेंस व्हिच इज l * √2 + 1। और दूसरे चार्ज की वजह से होगी k - q अपॉन l * √2 + 1। ठीक है, बस अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है, बताइए। यस, तो ये क्वेश्चन स्टार लगा के लिख दीजिएगा अपने पास। सर बहुत मुझे डाउट है सर। हाँ बोलो। सर हमको हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ज है सर क्यू वाला वो ए पे ही रुकेगा? आपको नहीं पता ना, रोक कम आपको ये पहुंचाना है, किसने बोला था रोकना है, रोकने का कहा ही नहीं मैंने यहाँ पे। यस आपको सर। मैंने बोल दिया क्या, सो दैट इट मे रीच पॉइंट ए, पॉइंट ए पे पहुंच सके। तो पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा वो।
वहां पे रुकेगा नहीं, वहां पे उसकी स्पीड होगी। ठीक है, यस सर। है ना? यस। और ऋत्विक, यस बिल्कुल सही, ऋत्विक बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट वही है ना जहां पोटेंशियल मैक्सिमम था। हाँ बिल्कुल सही बात है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, बिल्कुल सही। जीरो वहां पोटेंशियल का मैक्सिमम मिनिमम कुछ आता है, बिल्कुल सही। तो देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, इसमें और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इज दिस क्वेश्चन 100% क्लियर? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईआईटी का, मतलब ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं, इसके जैसे क्वेश्चंस कई बार पूछते आईआईटी। एक बार उन्होंने क्या करा था, आईआईटी ने एक क्वेश्चन दिया था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो करना वही था कि एक्स एक्सिस पे दूर कोई पार्टिकल है उसे प्रोजेक्ट करके ओरिजिन पे लाना था, और उन्होंने चार्जेस को वाई एक्सिस पे रखा था। चार चार्जेस वाई एक्सिस पे इस तरह से रखे थे कि एक न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था, चार चार्जेस इस तरह से रखे थे कि एक न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था। तो उसमें भी वही लॉजिक यूज होता है कि न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा दो, उसके बाद अपने आप आ जाए, है ना? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आईआईटी कई बार पूछती है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। अभी तक अपन ने दोनों चार्ज मूव हो जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, तो चलो दोनों चार्ज मूव हो जाए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। दोनों चार्ज मूव हो रहे हो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पर दो चार्जेस रखे हुए थे पर बहुत दूर दूर से, दो चार्जेस से बहुत दूर दूर से। मान लो कि एक तो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दोनों बहुत दूर दूर थे, और किसी एक को दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, दूसरा अभी रेस्ट पे था। बोथ आर फ्री टू मूव, बोथ आर फ्री टू मूव। अब बताओ इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या आ सकती है? इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लार्ज, इनिशियली they are at large separation, find minimum distance between electrons, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की कम से कम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है, और दोनों फ्री टू मूव है, तो लिखा हुआ है मेरे ऊपर बोथ आर फ्री टू मूव। करिए ट्राई। चलो एक आंसर आया मेरे पास ऋत्विक का, ठीक है। बच्चे भी करिए। मास अगर रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉन है दोनों, मास सेम ले लेना, मास की जरूरत पड़ेगी आपको, दोनों का मास सेम ले लेना। आयुष का भी रिप्लाई आया मेरे पास, ठीक है आयुष देखते।
काफी टाइम हो गया, देखो मैं भी आइडिया तो कुछ कैसे करें। सर का भी रिप्लाई आ गया। बताइए अमित प्रसाद, करे अपन? अमित प्रसाद बताइए। यस ओके चलो करते। तो देखो अब दोनों के फ्री टू मूव है, तो दोनों मूव करेंगे बिकॉज़ देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन देम। ये इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों में सेम चार्ज होता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपल्शन की वजह से ये भी मूव करने लग जाएगा। तो थोड़ी देर बाद अगर हम यहां सिचुएशन देखते तो दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, दोनों पार्टिकल मूवमेंट में दिखते हैं अपन। मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई थोड़ी देर बाद, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है। जब मिनिमम डिस्टेंस होगी इनके बीच में तब इनकी वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए। तब इनकी वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। मान लो इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, तो v2 minus v1 will be dr by dt। v2 minus v1 उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो dr by dt होगा। बट if r is minimum dr by dt should be 0। तो dr by dt 0 इसका मतलब v1 v2 बराबर। जब सेपरेशन सबसे कम होगी तो उनके बीच में जो लाइन है ना, उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज है वो इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज बीच की डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम का सिचुएशन आ ही नहीं सकती। तो पहले चीज तो ये समझना है कि एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। तो मान लो वो इक्वल वाली वेलोसिटी ना u थी, मान लो u थी, एट द टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन वेलोसिटी u थी, ऐसा मैंने मान लिया, इसको u मान लिया। अब सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लिखा है c ओवर l मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी थी, इतना मोमेंटम था इनिशियली। बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन चल रहे तो mu प्लस mu, तो u तो आ जाना चाहिए v by 2, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। फिर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। सिस्टम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल एक इलेक्ट्रॉन के पास थी और पोटेंशियल एनर्जी दूर से तो 0 थी। बाद में दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल इक्वल है, तो हाफ 2 टाइम्स ऑफ हाफ u स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी k e स्क्वायर अपॉन r मिनिमम। दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो माइनस माइनस दोनों को माइनस पे रखा तो यहाँ प्लस हो गया, दोनों को माइनस पे रखने से प्लस हो गया। बस इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, u था v by 2, इसे v by 2 पुट कर देते हैं, ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, माइनस में डाला और 2 से 2 कैंसिल हो गया और u को डाला v by 2 तो m v स्क्वायर बाय 4 k स्क्वायर बाय r मिनिमम। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2 by 4 माइनस 1 by 4 1 by 4 बचेगा, तो 1 by 4 m v स्क्वायर। मैं इसको अरेंज कर लेता हूं r मिनिमम के लिए, तो 4 k e स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा, m डिनोमिनेटर में जाके और फिर इसका रूट सॉरी m v स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अरेंज करके। अरे समझ में क्या करा अपन ने, चलो बहुत बढ़िया है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, ये तो मैंने दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों को मूव करते हुए देखा तो कर दिया। हम किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख के भी कर सकते थे। जब भी हमको दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो दोनों का मूवमेंट क्यों देखे अपन, किसी एक के रिलेटिव दूसरे को देख लो ना, तो एक से दूसरे की जो डिस्टेंस है वही डायरेक्ट मिल जाएगी अपन को, तो इसको रिलेटिव से भी कर सकते हैं ना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन नंबर ए था और ये इलेक्ट्रॉन नंबर बी था, इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिए ए और बी, तो बी के रिस्पेक्ट में देख लो क्योंकि पहले से ही रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में देखो, तो बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इनिशियल सिचुएशन क्या है कि बी तो रेस्ट पर बैठा हुआ है और ए आ रहा था बी स्पीड से, मतलब मिनिमम सेपरेशन होगा तो बी तो रेस्ट पर ही देखेगा अभी, और ए यहां पर पहुंच गया विद रिस्पेक्ट टू बी, ए पहुंच गया मिनिमम डिस्टेंस पे। जब मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा
तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो अगर स्पीड होती तो और फास्ट में आएगा, तो रिलेटिवली अब स्पीड यहाँ जीरो होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड इज जीरो। ये रिलेटिव देखना समझ में आ रहा है क्या? b के रिस्पेक्ट में a को देखा तो शुरू में उसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ जीरो थी, तो रिलेटिव स्पीड इनिशियली v थी, बाद में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी जीरो। सही बात है क्या? जब मिनिमम है ना, मिनिमम सेपरेशन के टाइम पे। चलो लिमिट का डाउट है मेरे पास। देखिए जब r इज मिनिमम, कोई भी चीज मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज शुड बी जीरो। मिनिमम मैक्सिमम में पढ़ा है अपन ने, तो इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करा तो v1 बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है चलो, तो ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? रिलेटिव देखने में क्या दिख रहा होगा? ये सबको क्लियर? अगर हम रिलेटिव जा रहे हैं तो हम देखो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा रहे हैं, b क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा था, इस पे लग रहा था फोर्स, तो फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन। आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जा रहे हो, आपको लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स, पर स्यूडो फोर्स मत लगाओ, आप भूल जाओ स्यूडो फोर्स को और मास बदल दो तो भी सही चीज मिलाती है। हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास क्या है? अगर दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा वापस से, प्लीज पे अटेंशन। दो पार्टिकल का सिस्टम है, अगर हमारे पास दो ही पार्टिकल है, उनमें आपस में फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स ही नहीं है, तो इनमें यहाँ पर देखो इंटरेक्शन का फोर्स ही इनका और कोई फोर्स ही नहीं यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए, बिकॉज़ नॉन इनिशियल फ्रेम में मत लगाओ स्यूडो फोर्स, मास बदल दो तो भी सही रिजल्ट आएगा। स्यूडो फोर्स को भूल जाओ और इस पार्टिकल का मास बदल दो, इसका मास ले लो म्यू, where mu is defined as product of the masses upon sum of the masses। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मास क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि स्यूडो फोर्स नहीं लगा रहा है, स्यूडो फोर्स को भूल जाओ, मास बदल दो तो भी सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मास बदल के देखो, मास हो जाएगा, दोनों का मास इक्वल ही था, यह जाएगा m/2, तो इलेक्ट्रॉन का मास m/2 ले लो, मास चेंज कर दो तो भी आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेंगे अगर आप स्यूडो फोर्स भूल भी जाते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? रिड्यूस मास का कांसेप्ट समझ में आ रहा है? शायद आपको पढ़ाया है उसमें रिड्यूस मास, है ना? तो जब भी रिलेटिव देखना हो, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरों को देखना है और सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका आपस का फोर्स है, इस तरह की सिचुएशन में हम स्यूडो फोर्स ना लगाते हुए रिड्यूस मास लगा के भी चीजें कर सकते हैं। तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाया मैंने, रिड्यूस मास लगाया। अब क्या हो जाएगा? इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी पार्टिकल की, वो होगी हाफ m(v²) प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दूर था 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 जब मिनिमम सेपरेशन पर है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी k(v²/r मिनिमम। ये म्यू को m/2 डालो, देखो सेम इक्वेशन बन जाएगा, ये म्यू को m/2 डालो, सेम इक्वेशन बन गई। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है रिड्यूस मास। जा रहा है क्या? अच्छा लोग पूछ रहे हैं दोनों के बीच में कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए क्या? हाँ, इंटरेक्शन फोर्स जनरली कंजर्वेटिव ही रहता है, वैसे तो उसकी नेसेसिटी नहीं है कि कंजर्वेटिव ही चाहिए। फोर्स बस दोनों पे ऐसा होना चाहिए कि वो इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर का होना चाहिए, कंजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। कंजर्वेटिव होगा तो एनर्जी लिख पाओगे उसकी, कंजर्वेटिव नहीं होगा तो एनर्जी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलो फोर्स बस एक्शन रिएक्शन वाला होना चाहिए। तो अब ये रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट भी देखो, अपन ने दूसरे तरीके से भी देख लिया क्वेश्चन। क्या दोनों मेथड समझ में आ रही है अच्छे से? सभी बच्चे देख लीजिए। फर्स्ट मेथड में अपन ने क्या करा, हमने दोनों बॉडी मूव करके ऐसा माना जब मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों की स्पीड इक्वल, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के वो स्पीड निकाली मैंने, फिर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा के मिनिमम डिस्टेंस निकाला। इन द सेकंड मेथड हमने क्या करा, एक के रिलेटिव दूसरों को देखा, रिलेटिव देखने पे हमको मास बदलना पड़ रहा है क्योंकि हम स्यूडो फोर्स नहीं लगा रहे, स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए था मुझे क्योंकि दोनों एक्सेलरेट कर रहे थे,
मत लगाओ सुपर फोर्स, मास बदल दो तो भी रिजल्ट सही आ जाएगा। अगर केवल आपस के फोर्स है तो इंटरेक्शन फोर्सेस हो तो रिड्यूस मास लगा दिया। अब एनर्जी कंजर्वेशन के एक इक्वेशन से काम बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई इक्वेशन कम बनानी पड़ेगी। चलो, तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो आप अगला क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ये आ गया तो अगला कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक ही लाइन में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही लाइन में नहीं थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था और इसको मैंने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी थी v, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इनकी बीच की डिस्टेंस है d। चलो दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। मान लो दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी v। देखो अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, नया क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे और दोनों की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल एंटी पैरेलल है कुछ डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस है। नया क्वेश्चन कर दिया, करना वही है, मिनिमम सेपरेशन क्या होगी इनकी निकालो। करो, नया क्वेश्चन हो गया आपके लिए, करो। करिए नीचे ट्राई। चलिए, पुराना जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हटा रहा हूं मैं, नया क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, दिस क्वेश्चन क्लियर। दो इलेक्ट्रॉन, दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड करी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कैसी है, दोनों की वेलोसिटी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में डी डिफरेंस थी। अब बताना मिनिमम सेपरेशन क्या आएगा, करो ट्राई। यस, दोनों ही फ्री टू मूव है, बोथ आर फ्री टू मूव। ये रेड पे नहीं था सॉरी, हां इसको वेलोसिटी दे दीजिए। नाउ बोथ आर फ्री टू मूव। चलो, सानिध्य, सानिध्य क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं अपन। सानिध्य बाहेती क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके, वेरी गुड। कैसे करना है दिमाग लगाओ, जो भी करना है आपने। बेसिकली 11th तक काफी कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक तरह से 11th का ही क्वेश्चन है।
थोड़ा सा फिजिक्स 12 का, बाकी तो सब 11 पे। नहीं, डी आंसर नहीं आएगा। मिनिमम डिस्टेंस इज नॉट डी। ये तो एक्चुअली बहुत दूर है ना, बहुत दूर से, तो अभी भी डिस्टेंस डी थोड़ी है, वो तो बहुत लार्ज है अभी, है ना। मिनिमम डिस्टेंस डी नहीं आएगी। अच्छा, इनके पाथ बता सकते हो कैसे होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे बहुत दूर दूर रखे हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब दोनों को वेलोसिटी प्रोवाइड करिए अलोंग दिस लाइंस, अलोंग दिस लाइंस वेलोसिटी प्रोवाइड करिए, बड़ी इधर रिपल्शन किए। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा इस लाइन से अलोंग चलेंगे, लेकिन रिपल्शन की वजह से ऐसे दूर चले जाएंगे, कुछ ऐसा पाथ होगा इनका। इस तरह के कुछ पाथ होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा, तो बीच में कहीं मिनिमम डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे मान लेता हूं मैं कि यहाँ मिनिमम डिस्टेंस है, and that will not be equal to t। ठीक है। अच्छा, जब डिस्टेंस मिनिमम होगी, जब r मिनिमम होगा, तो क्या क्या बता सकते हो? इनकी वेलोसिटीज के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो इनकी वेलोसिटी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होगी, मतलब उस लाइन के अलोंग 0 होगी। वेरी गुड, वेलोसिटी अप्रोच 0 होगी, बहुत बढ़िया, है ना। जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो इनकी वेलोसिटी अप्रोच 0 होगी, मतलब इन दोनों की अलोंग दिस लाइन जो वेलोसिटी होगी, अलोंग दिस लाइन जो वेलोसिटी होगी वो 0 होना चाहिए। मतलब सिमेट्री है तो 0 कर देंगे यहाँ पर, मतलब इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी बचना चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होगी ना, वो इस r के परपेंडिकुलर बचेगी। एक तो ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। करें क्या, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को? इनिशियल स्पीड दी थी, यहाँ की स्पीड मान लो u है, कुछ भी मान लेना बाद में। चलो इसको भी रिड्यूस मास से करो, ये तो फंसेंगे अपन, रिड्यूस मास से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखिए। जब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए a था, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए b था, है ना। रिलेटिव ऑब्जर्व करो, तो जब रिलेटिव ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं अपन। रिलेटिव ऑब्जर्व करेंगे तो अब इसकी स्पीड तो दिखेगी नहीं हमें विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन, अगर उसको देखेंगे तो इसी की कुछ स्पीड दिखेगी। मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी आ गई है, u मान लेते हैं, और पहले कितनी स्पीड होगी, 2v हो जाएगी रिलेटिव देखते हैं। b के रिस्पेक्ट में जब देखना चालू करेंगे तो b रेस पे दिखेगा और केवल a का ही मोशन दिखेगा, है ना। b रेस पे दिखेगा और a का ही मोशन दिखेगा। तो थोड़ा सा मुझे डायग्राम सही करना चाहिए, b मूव करते हुए दिखेगा आपको, है ना। तो b आपको हो सकता है कि यहीं बैठा दिख जाए और उसके रिस्पेक्ट में a का जो पाथ होगा वो बदल जाएगा, ज्यादा कर्वेचर आ सकती है। इनिशियल स्पीड 2v और ऐसा कुछ पाथ दिखेगा और मिनिमम डिस्टेंस के टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो u मान लिया जाता है, ठीक है। एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू r। वही रिलेटिव से देख रहे हैं, रिड्यूस मास लगा दो, रिड्यूस मास फिर से m/2 आ जाएगा। वही एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ म्यू 2e² प्लस इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल इज 0, दूर से बहुत। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ म्यू v² और पोटेंशियल एनर्जी होगी k e² r मिनिमम। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। अब मुझे ये u निकालना है, मोमेंटम से यहां कर नहीं पाऊंगा, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन ये रिलेटिव में नहीं लग पाएगा, यहां पे एक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहां पे मोमेंटम अपन ने देखना है। फिर क्या करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एक स्पेशली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इलेक्ट्रॉन बीच में जब भी होगा, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग ही आएगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस लाइन के अलोंग आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लग रहा है वो देखो r वेक्टर के अलोंग है। दैट्स व्हाई टॉर्क इसका 0 हो जाएगा।
torque is 0 about this electron, about B, और टॉर्क 0 है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल स्पीड 2v थी, है ना? समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकते हो पहले तो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ो। ये समझ में आ रहा है कि b के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो बच्चे बोल रहे हैं यस। टॉर्क कैसे निकालते हैं? r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, और r और f एक ही डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो टॉर्क 0 होने से मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? म्यू उसका मास, 2v स्पीड, और इस लाइन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस v 30 थी, तो म्यू 2v * d should equal to बाद का एंगुलर मोमेंटम म्यू, यहां पर u स्पीड है और r मिनिमम डिस्टेंस है। ये म्यू से म्यू कैंसिल हो रहा है, देखो u यहां से मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2vd / r मिनिमम। तो u की वैल्यू निकल गई अपने पास, u की वैल्यू यहां डालो, एक क्वाड्रेटिक बनेगी r मिनिमम में, क्वाड्रेटिक के रूट्स r दे देगा। समझ में? डाउट आ रहा है लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं करता? मैं जिस फ्रेम में जाके देख रहा हूं उस फ्रेम में ये जो पाथ है, अब मुझे पता नहीं कि कितने एंगल पे वेलोसिटी होगी, और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था इसकी वजह से। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करता, क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज हो सकता है, इस टाइम पर मोमेंटम कंजर्व नहीं करना है। पर इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जरूर कंजर्व कर पा रहे हैं। ठीक है? यस सर, बट एंगुलर मोमेंटम करने के लिए तो रेडियस कांस्टेंट होनी चाहिए ना? इसमें रहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए, एक ही कंडीशन होती है, टॉर्क 0। अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं लगता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क होता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर, ये एक बार एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बैलेंस सर एक बार बता दीजिए सर थोड़ा सा। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो एमवीआर से सर एमवीआर से थोड़ा और अच्छे से बताओ। सर एमवीआर तो तब पता है जब केमिस्ट्री वाले तुम्हें पढ़ा रहे थे, फिजिक्स वाले ने क्या पढ़ाया था? सर फिजिक्स वाले में डी टॉर्क बाय dt = 0 r क्रॉस mv। ये सर r क्रॉस p, r क्रॉस p या r क्रॉस mv, है ना? वो उसको अगर कोई वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है तो उसको वैसा लिख देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर, तो रहता है p का मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में एंगल का साइन, और r sin थीटा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है इस तरह से, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो r परपेंडिकुलर। वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इनटू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे इनिशियली मास इनटू वेलोसिटी और इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो t थी। यस सर। यस, वेरी गुड। ओके, तो बहुत बढ़िया। अब इसमें मेरे पास एक डाउट आया है कि सर इलास्टिक कोलिजन में भी तो फोर्स लगता है, वहां तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। यार इलास्टिक कोलिजन आपने वहां पे ना दो पार्टिकल का सिस्टम लिया होता है, दोनों के सिस्टम को जब देखते हो ना तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स देखना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। यहाँ क्या हो रहा है, एक पार्टिकल को तो स्ट्रेस पे देख लिया अपन और दूसरे को देखते हैं, तो दूसरे पे तो फोर्स लग रहा है ना, उस अकेले पे तो फोर्स लग रहा है, उस अकेले को देख रहे हैं, तो उस अकेले को देखने जाएंगे तो फिर उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। सर तो अपन एक साथ लेके देखते हैं ना, इसका वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम 0 लिख देंगे। लेकिन देखो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप इसके रिलेटिव देखने लग गए, तो यू आर इन अ डिफरेंट फ्रेम, आपने अपनी फ्रेम बदल ली। अब आप फ्रेम बदल रहे हो तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए सिस्टम पे, समझे? हमने ट्रिक लगाई कि स्यूडो फोर्स ना लगाते हुए अपन रिड्यूस मास लगा दो, पर वो ऐसे मोमेंटम में कंजर्वेशन की वैलिड नहीं है।
तो सर फिर कहाँ लगा सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अपन? जब बोला ना, जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, जिस सिस्टम को देख रहे हो आप उस सिस्टम का नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उस पे लगा सकते हो। यहाँ पर अपन को एक इलेक्ट्रॉन को जब देख रहे थे तो उस पे दूसरे का फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ देखते ना बाहर से बैठ के, तब आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तब आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। अच्छा ओके सर, ठीक। लेकिन उससे कुछ कर नहीं पाते यहाँ पे, आप करके देखना, उससे कुछ हो नहीं पाता है। उससे जो इक्वेशन बनती है ना, उससे उल्टा अपना परेशानी पड़ जाती है। आप ट्राई करना, उससे एंगल आ जाता है एक और, तो एंगल में और परेशान होने लगते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर सर हाँ। सर जैसे हम कभी स्टूडियो फोर्स लगाने की जगह हम लोग रिड्यूस मास का यूज करते हैं, तो सर हम फिजिक्स के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं कि आंसर सेम क्यों आता है? ये 11 में प्रूव करा होगा ना? सर 11 में कहाँ पे, मतलब कौन से चैप्टर में किया था ये? ओके, है ना, मतलब नहीं प्रूव कराओ तो एक बार ढूंढना मिल जाएगा। अभी अभी इस समय अपन प्रूव करने नहीं बैठेंगे, ठीक है? फिलहाल अपन इसको यूज करेंगे, अभी अपने पास और भी चीजें पढ़ना है, तो इसको अपन आप कभी फ्री टाइम में बोलना तो वहां देख लेंगे, इसका प्रूफ बता सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़े से ट्रिक्स पता होना चाहिए कैसे करना है, आइडिया पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। तो आइडिया पता चले इसलिए करवाया है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको बताएंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा, तो ज्यादा क्वेश्चन डील कर पाओगे फिर आप, ठीक है? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने काफी क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कर लिए। अब अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं, रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कुछ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें पता है पोटेंशियल किससे आता है। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, ओलंपियाड का लेवल ज्यादा होता है या एडवांस का? थोड़ा डिफर करता है। देखो ओलंपियाड का देखा जाए तो लेवल ज्यादा है ना, एडवांस से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पर एडवांस में लेंथीनेस ज्यादा होती है, ओलंपियाड में भी लेंथीनेस होती है पर थोड़ी अलग तरह की होती है, तो डिफर करता है। दोनों को अपन कंपेयर नहीं कर सकते, इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, तो वैसे कुछ कहानी, ठीक है? चलो, रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करा था हमने? तो हमने डिफाइन करा था माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए तो रेफरेंस से P पॉइंट में इंटीग्रेट कर देते थे। तो पोटेंशियल निकालना तो पता है आपको, किसी पॉइंट से कैसे निकालते हैं, अगर रिलेटिव फील्ड बताओ। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो वो भी आप जानते हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट इंटीग्रेट कर देंगे तब। What is E vector? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। What is this ds vector? It's total डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जानते हैं स्पेस में क्या है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलो तो अब इसके ऊपर बेस एग्जांपल देखते हैं। लेट E vector in space is given by E vector equal to I cap 2y bracket 3 z square k cap। एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन से दी जाती है, न्यूटन पर कूलम। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट x, y, z if potential at origin is 0। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फंक्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया पोटेंशियल बताओ x, y, z पॉइंट पर प्रोवाइडेड पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, है ना? तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, पोटेंशियल पूछ लिया है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बताइए भाई, इसे आपने पढ़ा हुआ है, ये सब 11th में करे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपने फील्ड दिए, पोटेंशियल निकालना है, तो क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से बताओ। बहुत टाइम लगा रहे हो यार। 99
आप लोगों का टाइम क्यों बढ़ गया? जब से ये थोड़ा सा नई तरह से क्लास हो गई, बच्चे पर रिप्लाई धीरे आता है, कई बच्चे रिप्लाई नहीं करते। आंसर भी आ गया, अच्छा गुड। तो बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करा जाता है? ऊपर लिखा है देखो। अब मैंने जहां पोटेंशियल किलो दिया है वही रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट अपना इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? ओरिजिन। ठीक है, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल सॉल्यूशन, किसी पॉइंट का पोटेंशियल वो होता था माइनस, बाहर माइनस होता है, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो दिया आपको आई कैप तो y जे कैप 3z² 3z² k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब हमको ऐसे xyz कोऑर्डिनेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा dxi dyj dz के ले सकते हैं। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का x में y में z में कंपोनेंट dx dy dz के ऐसा ले सकते हैं। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इनका। तो डॉट प्रोडक्ट करिए तो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन लिमिट लगाना है, मैंने अभी लिमिट लिखी नहीं है, बाद में लिखूंगा। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो dx i और i का डॉट प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ से dx आएगा, 2y और dy आएगा, फिर 3z² dz आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। dx का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x, 2y² का हो जाएगा y², 3z² हो जाएगा z3। लिमिट लगा लो 0,0,0 से x_z। तो लिमिट में x_z रखेंगे तो ये आएगा, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो दिस आंसर शुड बी x + y² + z3। ये आंसर आ जाएगा। लिमिट प्रॉपर्ली लगाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा बाहर माइनस साइन था, मैंने मिस्टेक कर दी, माइनस भी लगाना चाहिए मुझे बाहर, तो ये आंसर आएगा। करेक्ट आंसर है माइनस ऑफ x + y² + z3। क्लियर? नहीं आ गया। हेलो, हाँ, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे करा हमने इंटीग्रेशन? यस। तो कई बच्चों का आंसर मुझे दिख रहा था गलत है, उन सबको क्लियर? देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i बन हो जाता है। कई बच्चों ने मुझे आंसर में i जब जी के k दे दिया था तो वो गलत है आंसर। ठीक, चलो और एग्जांपल देखते हैं अपन। सर आता नहीं है, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लें। चलो अब की बार ई वेक्टर में दे देता हूं yi कैप प्लस xj कैप एंड पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1 is 5. Find potential at point 3,4. मैंने एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है, दूसरे पॉइंट का पूछ लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में थी y i k प्लस x j। ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा आपने शायद 11th में सीखा होगा। चलो एक बार ट्राई। हेलो हेलो नहीं क्लियर नहीं आ रही, एकदम दर्द आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके बात देती है y i k प्लस x j k। पॉइंट 3,4 का पोटेंशियल चाहिए और 1,1 का किया है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3,4
माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1,1 पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट व्हिच इज 1,1 टू फाइनल पॉइंट व्हिच इज 3,4 ऐसे अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब 3,4 का तो पोटेंशियल पूछा गया है क्वेश्चन में 1,1 का कितना दिया 5 वोल्ट दिस शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वही लेते हैं हम हमेशा dxi dy dz के ठीक है। तो इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट जब कर देंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा by dx plus x divided लिमिट 1,1 3,4 ठीक है। नाउ ये इंटीग्रेशन कैसे करें ये प्रोडक्ट फॉर्म है देखो ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट फॉर्म है दिस इज y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन प्लस x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन एक्चुअली d ऑफ xy है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ xy का डिफरेंशिएशन है ना ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इट इज d ऑफ xy x into y का डिफरेंशिएशन तो d ऑफ xy हो जाएगा सिर्फ xy इंटीग्रेशन उसका तो इंटीग्रेशन आ जाएगा सिर्फ xy लिमिट थी 1,1 से 3,4 x और y की वैल्यू रख दो बात जो है 3,4 रखेंगे तो 3 into 4 12 आ जाएगा लिमिट में माइनस लगाते 1,1 रखेंगे तो 1 आएगा और यहाँ लिखा था पोटेंशियल 3,4 minus 5 तो पोटेंशियल है 3,4 ये 5 उधर ले जाओ वहां ऑलरेडी माइनस साइन है माइनस ये कितना हो रहा है 12 minus 1 will be minus 11 5 minus 11 it should be minus 6 तो आंसर आ गया -6 नरक हाँ माइनस साइन था उसको ध्यान रखिएगा या 3 into 4 लिखेंगे x तो 3 y तो 4 तो ये हो जाएगा 3 into 4 12 फिर 1 और 1 लिखेंगे तो 1 12 minus 1 is 11 minus 11 ये 5 उधर जाके प्लस का हो गया 5 minus 11 minus 6 आंसर should be -6 कई बच्चों का मुझे गलत दिख रहा है अथर्व गलती समझ में आई बोलिए यस ओके वेरी गुड चलो तो ये चीज समझ में आ गई है y dx plus x dy को ये कैसे लिखा वेरी गुड चलो सर पॉइंट 1,2 है क्वेश्चन में 1,1 है बेटा ये 1,1 लिखा हुआ है 1,1 ही लिखा था वो ये 1 ही है ना वो 1,1 ही लिखा था मैं तो थोड़ा सा वो घुमाता था उसको ठीक है चलो क्वेश्चन कंप्लीट आगे बढ़े तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं अपन को अब यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को x y z के फंक्शन में दिया है कभी-कभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें r के फंक्शन में दे दी जाती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो हम नॉर्मली r बोलते हैं किसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस को नॉर्मली r बोलते हैं उसके फंक्शन में दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तो क्या करें तब डिस्प्लेसमेंट भी हम r के अलोंग ले लेंगे है ना जैसे एग्जांपल देखता हूं दिखाता हूं एक एग्जांपल देखते हैं अपन इसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देनी मैंने आपको xi plus yj plus zk upon root over x square plus y square plus z square स्पेस में इलेक्ट्रिकल इतनी है ना ये इलेक्ट्रिकल है न्यूटन पर कूलम एक पोटेंशियल है ओरिजिन 2v0 go for origin find potential at point 1, 1, 0 ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 लेना है और 1, 1, 0 पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो एक बार आप कोशिश कर लो फिर मैं बताता हूं एक बार आप ट्राई कर लो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 लेना है, 1,1,0 निशान चेक करते। और नाउ डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल मिलता है। चलो यहाँ पे थोड़ा फंसोगे आप। पोटेंशियल एट द पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट जो 0 है ओरिजिन पे, ये होगा माइनस के साथ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख दोगे, अगर डॉट प्लस कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट dx है dy है dz से लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। आप पुट करेंगे जब dx वेक्टर को, तो ये आ जाएगा, है ना। लिमिट आप जानते हैं क्या लगाना है, 0 0 ओरिजिन से लेके 0.110 आ जा रहा है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, किसी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस है। इसको वेरिएबल ले लो, चलो r, इसको वेरिएबल ले लो r, लेट r इक्वल टू या r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये अपने वेरिएबल ले लिया। इसे करो डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 2r dr 2x dx 2y dy 2z dz। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और वो dt dt गायब हो गया। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r पे d r by dt, x स्क्वायर का 2x पे dx by dt, y स्क्वायर का 2y dy by dt, z स्क्वायर का 2z dz by dt, और सब नीचे dt गायब कर दिया। तो ये अगर तुम 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पर ये सब 2 कैंसिल हो रहे, तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है देखो वही आ गया। दिस इज नाउ r dr। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारी इक्वेशन बन रही है न्यूमरेटर का r dr, और डिनोमिनेटर में देखो ये r स्क्वायर था तो r बचेगा, r से r कट गया, इंटीग्रेशन dr, इंटीग्रेशन dr will be only r। लिमिट लगा दो बस, 0 0 0 पे ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, और 1 1 1 0 पे √2 होगी, तो दिस विल बी माइनस √2 लिमिट रखने के बाद। तो पोटेंशियल आ गया हमारे पास माइनस √2। देखो अच्छे से, है ना, कई बार हमें ओरिजिन से डिस्टेंस ही हमें एक वेरिएबल लेना पड़ जाती है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन से भी करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो समझो क्या करना है, देखिए अच्छे से। सभी बच्चे बताइए, कोई इस पर डाउट? इज दिस क्लियर 100%? मुझे रिप्लाई कर देगा बढ़िया। तो अगर ये क्लियर है तो अपन ने काफी क्वेश्चन देख लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पोटेंशियल निकालना है। उल्टा हो तो क्या करेंगे, अब ये देखते हैं, है ना। तो चलो अब अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल निकालना बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वो तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाय पोटेंशियल। अब उल्टा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोटेंशियल, ठीक है। ये पढ़ने के लिए हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का थोड़ा सा चेंज जो होता है dV,
वो कैसे लिखते हैं? हमको डेल्टा भी जो था वो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, डेल्टा भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब अगर बहुत इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लोज है तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डी में, उसको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने की क्या जरूरत है? अगर बहुत जो क्लोज दो पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा क्लोज दो पॉइंट है, उनके बीच में अपन देख रहे हैं तो लगभग इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के बीच में तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते थे। क्या ये समझ में आ रहा है? दो पॉइंट अगर बहुत क्लोज है तो मैं dv पोटेंशियल डिफरेंस छोटा सा होगा, इसको dv बोला, वो माइनस v डॉट ds होता है। क्या ये सही बात है? चलो बच्चे बोल रहे हैं यस या। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए उसका कुछ x कंपोनेंट था जो i कैप, उसका कुछ y कंपोनेंट था इनटू j कैप, उसका कुछ z कंपोनेंट था इनटू k कैप। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो हम लेते हैं वो तो हमने लिया ना, हमसे x में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, y का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, z का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लो तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा माइनस ये vx dy dy vz। ये बात क्या डॉट प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो ये एक्सप्रेशन आएगा, बाहर माइनस लगा हुआ था। देखो चाहिए क्या? अरे विथ मी समझ में आ रहा है? ये हमने क्या करा, हमने बहुत क्लोज दो पॉइंट लिए तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस तो e माइनस e डॉट ds हो जाएगा। e किसी भी स्पेस में हो सकता है, उसका एक्सपेंडेड कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा दिया तो डॉट प्रोडक्ट करके ये लिख सकता हूं मैं, है ना? चलो अब मैं ऐसा कर लेता हूं ना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो x y z तीनों में है। मान लो सिर्फ हम x पे जा रहे हैं, लेट displacement is only in x direction। displacement सिर्फ x में कर रहे हैं, y z में कांस्टेंट मान रहा हूं मैं y z, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आएगा जो x में जाने पर आ रहा है, तो वो स्पेशल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यहां पे x लगाती हूं। ये डेल्टा v x का मतलब क्या कि x में मूवमेंट करने पे पोटेंशियल का चेंज, ये x लगाने का मतलब क्या है x में मूवमेंट करने पे पोटेंशियल का चेंज, वो क्या हो जाएगा माइनस ex dx। अब ये दोनों तो जीरो हो गए क्योंकि हम जाएंगे जो उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जीरो है y और z में, तो यहां से देखो मुझे मिल रहा है कि ex माइनस ऑफ dv जब x में गए अपॉन dx, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट है वो बेसिकली पोटेंशियल का चेंज है जब अपन x में मूव कर रहे हैं डिवाइड बाय dx, और ये जो चेंज है पोटेंशियल का इसमें मैंने केवल एक ही वेरिएबल को चेंज करा है। पोटेंशियल हो सकता है स्पेस की प्रॉपर्टी x y z तीनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, अभी हमारा केवल x कोऑर्डिनेट में चेंज से पोटेंशियल का चेंज होता है, किसी एक कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल का चेंज अपॉन उसी कोऑर्डिनेट का चेंज, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस एक्सप्रेशन का नाम क्या जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये dx आ गया हमारे पास माइनस del v by del x, इसे बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना? यस ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना इसको। हाँ ग्रेडियंट अभी आएगा, ग्रेडियंट एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती, ग्रेडियंट थोड़ा सा अलग होता है, वेट करिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एक्चुअली क्या है, देखो v पोजीशन का फंक्शन है तो v कुड बी अ फंक्शन ऑफ x y z, पोटेंशियल x y z तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कुछ क्वेश्चन तो निकाला था पोटेंशियल, तो वहां पे अपन ने देखा था वो x y z का फंक्शन होता है। अब मैंने y और z को कांस्टेंट मान के सिर्फ x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं v को, तो एक ही वेरिएबल मान के बाकी को कांस्टेंट मान लेना और डिफरेंशिएट करना, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ex कैसे मिल जाएगा,
ऐसे अब EY और EZ भी मिल जाएंगे सिमिलरली EY is minus del V by del Y and EZ is minus del V by del Z। अब अगर ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप इंटू del V by del X माइनस J कैप इंटू del V by del Y माइनस K इंटू del V by del Z। ये लिखा है EX, ये लिखा है EY, ये लिखा है EZ। इलेक्ट्रिकल का X कंपोनेंट इनटू I, इलेक्ट्रिकल का Y कंपोनेंट इनटू J, इलेक्ट्रिकल का Z कंपोनेंट इनटू K। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिकल वेक्टर को लिख दिया। ये I के इनटू इलेक्ट्रिकल X कंपोनेंट और Y और J कंपोनेंट। तो स्पेस में इलेक्ट्रिकल निकालने के लिए करना क्या है? पोटेंशियल का फंक्शन अगर दिया है तो उसे x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करो, माइनस i लगा के लिख दो साथ में, y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करो, माइनस j लिख दो, k के साथ करो, k लिख दो। इस तरह से ई वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर एक एक्सप्रेशन ऐसा बना सकता हूं मैं, b कॉमन लेके। मैंने b को भी कॉमन लिया, b को भी कॉमन लिया। नाउ ये जो अंदर एक्सप्रेशन आया ना, ये i into del by del x, j into del by del y, k into del by del z, इसको अपन बोलते हैं एक ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड ग्रेड ऑपरेटर। तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट विद नेगेटिव इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे बोला जाता है ग्रेड या ग्रेडियंट, ठीक है, या ग्रेड ऑपरेटर। सर ग्रेडियंट का मतलब स्लोप भी होती है ना? ग्रेडियंट का मतलब एग्जैक्टली स्लोप नहीं है। स्लोप इज डिफाइंड फॉर अ 2D फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y और x, y वेरिएबल और x वेरिएबल है, y मिल रहा है x पे। यहाँ पर जो फंक्शन है ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है। तो स्लोप इज नॉट एग्जैक्ट द वर्ड जो हम यहाँ यूज करते हैं, मीनिंग वही है हमारा, कहने का मीनिंग हमारा वही होता है, पर उसकी वर्ड हम अलग यूज करते हैं, तो ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो आई होप कि अब ये आपको ये जो सिंबल है ये इसमें इतना जाना जरूरत नहीं है अपन को, हमको जो मेन चीज यूज करना है वो ये इक्वेशन है। सिंबल तो ठीक इसलिए क्योंकि किताबों में लिखा रहता है, तो मैंने भी बता दिया है ना। आईआईटी को कोई मतलब नहीं तुम्हें सिंबल आता है कि नहीं आता है, वो तुम्हें पढ़ा देंगे अगर तुम्हें ये चीज अच्छी से आती है। आईआईटी वालों को तुमको वो चाहते हैं कि तुम बेसिक अच्छा करके आओ, बाकी तो वो लोग पढ़ा देंगे तुमको, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक ये है कि हमारा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। एंड व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? वो ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसमें अगर v तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाकी को कांस्टेंट मान लो। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, मान लो पोटेंशियल किसी जगह पे दिया था xyz और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट वो होता है माइनस पोटेंशियल का x के साथ डिफरेंशिएशन। तो y और z कांस्टेंट लो और x का डिफरेंशिएशन x के साथ बंद हो जाएगा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस x और z कांस्टेंट लो, y के साथ y का डिफरेंशिएशन बंद हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? पोटेंशियल था x into y into z, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालने के लिए करना था माइनस dv by dx, माइनस dv by dx। तो मैंने v का डिफरेंशिएशन करा x के साथ, मैंने y और z कांस्टेंट ले लिए और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का x के साथ डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आपने। अब ई वेक्टर क्या हो जाएगा? इट शुड बी इन माय हैंडसेट पे लगा के लिख दो बस। दिस इज क्लियर? क्या ये रिलेशन समझ में आ रहा है? अगली बार आपको पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, आपने 11th में करा हुआ है ये, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बची अपनी, उसके अलावा अपना पूरा हो गया, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, एक मिनट और ले लूंगा आपका। देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस dv बाय dx लिख सकता हूं मैं, अगर v सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, if v depends only on x, और इसका मतलब होता है स्लोप। अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो उसे स्लोप बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट बराबर नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। तो आपको किसी ने ग्राफ दे दिया पोटेंशियल का, उस ग्राफ का स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ग्राफ का स्लोप निकाल के उसमें नेगेटिव लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ग्राफ के स्लोप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यस, चलो अब मेरे पास एक डाउट आया सर का, P और F में यूज किया है, क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आया। हाँ, आपने 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में यूज करा होगा। यस, ये वही चीज है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल का आपको फंक्शन दे दिया है, ग्राफ दे दिया है, तो उसके स्लोप में नेगेटिव लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोनेंट निकाल सकते हो। चलिए, तो आज अपन यही रुकते हैं। मैंने एंड में जो चीज बताई नेक्स्ट क्लास में यही से चालू करेंगे अपन। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना बच्ची अपनी, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पोटेंशियल पूरा हो जाएगा, पर आप BB2 and 3 पूरा कर सकते हो। एक आध कोई क्वेश्चन अटकेगा तो अटकेगा, अदरवाइज सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो, ओके, यस यस अमित, बिल्कुल सही। चलो तो